सो हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम रिवाइज करेंगे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे वो बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600, ये हम लोग जानते हैं। 1600 ईस्वी में आए एज अ ट्रेडर्स, और फिर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कंपनी सेटअप की विच हैड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। तो 1600 में आए, क्वीन एलिजाबेथ ने इन्होंने चार्टर दिया था इन 1765। द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन दीवानी। तो 1765 में इनने दीवानी प्राप्त कर ली, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इन्हें राइट्स मिल गए रेवेन्यू के और सिविल जस्टिस के। मतलब कि अब ये रेवेन्यू एकत्र करेंगे, राजस्व एकत्र करेंगे, और सिविल जस्टिस न्याय देखेंगे। ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBO के इन्हें राइट्स मिल गए 1765 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। तो उनके टेरिटोरियल पावर बढ़नी स्टार्ट हो गई इन 1858 इन द वेक ऑफ द सिपॉय मिटिनी। पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 के बाद। 1858 में जब हुआ तो द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है सारी शक्तियां चली गई इंडिया को गवर्न करने की, शासन करने की। द ब्रिटिश क्राउन assumed direct responsibility for the government of India. This rule continued until was granted until India was granted independence on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। जब तक ये हमें स्वतंत्रता नहीं मिल गई तब तक ही यही चलता रहा। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्टेड बाय एम एन राय। तो किसने सजेस्ट किया था सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? तो एम एन राय ने, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये पायनियर थे। कम्युनिस्ट है ये, कम्युनलिस्ट नहीं है। ठीक है। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी विचारधारा कि सबके पास समान अधिकार हो, समान संसाधन हो, ये विचारधारा। इन 1934 तो एम एन रॉय ने कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग रखी थी, सोच रखी थी, विचार रखा था 1934 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस इन 1946। तो इतने सालों बाद देखिए 1946 में असेंबली फॉर्म करने का जो है पर्पस रखा गया, लक्ष्य रखा गया। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतया लागू हुआ। ठीक है। और 26 और 49 में जो इसके थे कुछ प्रावधान लागू किए जा चुके थे। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in British rule. तो इसके जो रूट है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये ब्रिटिश रूल में ही थे। There are certain events in the British rule that laid down legal framework. कुछ ब्रिटिश रूल थे जिन्होंने इसका लीगल फ्रेमवर्क रखा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग करेगी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दे आर एक्सप्लेन्ड इन हेयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्या क्या थे वो जिन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सबसे पहला था हमारा द कंपनी रूल। तो सबसे पहले कंपनी रूल 1773 से 1858 में चला। तो उसके मध्य जो भी एक्ट आए हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी का रूल कब से कब तक माना जाता है? 1765 में देखिए दीवानी मिली है, तो उसके 8 साल बाद पहला जो है एक्ट आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। कैसे हमें रेगुलेट करना है वहाँ पे जो शासन कर रहा है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो दिस एक्ट, इधर देखिए, दिस एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो पहला ये रूल था जिसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रूल करना है इसके रेगुलेट किए गए थे अफेयर्स को, है ना। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस को। ठीक है। इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें क्या हैं रेगुलेटिंग एक्ट की? इट डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑफ बंगाल
गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या था, प्रमुखता दी गई और इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। मतलब यहाँ पे जनरल जो है और पद जोड़ दिया गया, प्रमुखता दी गई इस पद को। क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अच्छा, बंगाल के ही गवर्नर जनरल को प्रमुखता क्यों दी गई कि भारत हमारा इस तरीके से देश था, यहाँ पे बांग्लादेश था, तो यहाँ से ट्रेड जो था कंपनी का ज़्यादा था और सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा BBO में ही दीवानी प्राप्त हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया का इफेक्ट सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में ही अधिक था, इसीलिए ही वहाँ पे मीर कासिम को हरा कर और ये सिराजुद्दौला को हरा कर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो यहाँ पे स्थापना रची थी। इसीलिए यहाँ के जो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके लिए, इसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, कार्यकारी समिति, कार्यकारी सभा की, जिसमें 4 मेंबर्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट में कितने थे, 4 मेंबर्स। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड क्लाइव थे पहले, लेकिन लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद करते हैं दूसरा पॉइंट, क्या मेन है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन यहाँ पे जो हमारा गवर्नर बैठा था उसके अधीन यहाँ पे बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन हो गए, है ना। ये सब इसको बताते थे कि हम अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, या कैसे सबऑर्डिनेट होगा मामला, इन सभी चीज़ों को। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो पहले क्या था, वो इंडिपेंडेंट थी, सब लोग अपना अपना राज्य चला रहे थे। बंगाल में अलग, चेन्नई में अलग, मद्रास में अलग है और बॉम्बे में अलग। लेकिन अब जो है चेन्नई और बॉम्बे के इसके अंतर्गत आ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला तो गवर्नर जनरल नाम हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो देखिए, जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे चीफ जस्टिस होते हैं, 13 अन्य जजेस होते हैं, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो 1774 में बना था उसमें भी ऐसा ही हुआ। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाई गई जिसमें चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो जो यहाँ के निवासी थे उनसे कोई भी तरीके का ब्राइब लेना, रिश्वत लेना और कोई भी प्राइवेट ट्रेड चलाना, ये सब गैर से प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मना कर दिया गया, सख्ती कर दी गई, रोक लगा दी गई इस एक्ट के थ्रू। इट स्ट्रेंथेंड इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर इसमें शक्ति स्थापित हुई। बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट कर रहा था, और इधर से अलग से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी हो गई। ठीक है, टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी को गवर्न करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अब अगला एक्ट देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784 में अगला एक्ट आया हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 1773 के लगभग कितना साल बाद आया, 11 साल बाद आया, है ना, 11 ईयर्स बाद ये एक्ट आया। और इसमें क्या है, इन बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसे एक तरीके से सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसने जो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये आया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1781, आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तरीके से बताया गया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहले, इससे पहले भी अमेंडिंग एक्ट आया 1781, है ना, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्ट जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था।
तो इसमें क्या क्या हुआ, इसके फीचर्स क्या हैं? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग माना गया। और इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताया गया कि आप कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की कार्यकारी समिति बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे जो कंपनी के कार्य को देख रहा था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कॉमर्शियल अफेयर्स मतलब कि रेवेन्यू को देखने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए बनाया गया। दस इट एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे ही द्वैध शासन का अधिनियम लागू हो गया। इसी तरीके से सबसे शुरुआत पहले कहाँ पे हुई? पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट हो गई। फिर उसके बाद इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस। है ना, कॉमर्शियल तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, सीओडी देख रहे थे। ठीक है, लेकिन भाई डायरेक्टर कहाँ पे होते हैं? कंपनियों में होते हैं, और कंपनी क्या देखती है? कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल अफेयर्स ही देखती है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो किसी चीज़ की नियमितता को देखता है, सब सही चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट कौन देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे थे। और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश पोजेशंस थे, है ना, कोई भी चुंगी कर हो गया या कहीं से भी ट्रेड हो रहा है, तो उस पर जो रेगुलेशंस थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करना था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम हो गया। ये 3 पॉइंट हो गए। पहले तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, फिर कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखने लगे, और पॉलिटिकल फंक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। Thus, the act was significant of two reasons. First, the company's territories in India were the first time called the British possessions in India, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये क्यों सिग्निफिकेंट था, क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि पहली बार कंपनीज टेरिटरीज इंडिया, जो कंपनी की टेरिटरीज थी, उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया, है ना। एंड सेकेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इसको और मजबूती से लागू कर दिया गया कि जो भी कंपनी का अफेयर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो मेन सुप्रीम कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है ना। अब आता है चार्टर एक्ट 1833, है ना। तो पहले 1800 पहले कब आया था हमारा एक्ट? 1784 में आया। अब 1833, तो ये मुख्य एक्ट है 1833, इसके अलग वाला। तो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये केंद्रीय शासन का एक फाइनल स्टेप था। इसमें क्या किया गया? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब और ऊंचा पद दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड वेस्टेड हिम इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। सारे सिविल एंड मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। ठीक है ना, सारी अथॉरिटी किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि बंगाल का था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, तो उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया। ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, उनकी जो विधायी शक्तियां थी, जो कानून बनाने की शक्तियां थी कि कोई लेजिस्लेशन लाना है या कोई एक्ट लाना है, तो वो इनके हाथों में इनकी शक्तियां कम हो गई। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी शक्तियां अधिक हो गई। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थे, है ना, विशेष पावर थे इसके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया में रूल शासन के लिए, एक्ट बनाने के लिए, है ना। द लॉज मेड under the previous acts the laws made under the previous act was called as regulations, while laws made under this act were called as act। तो पहले जो थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जा रहा था कि हम रेगुलेट कर रहे हैं कंपनी के अफेयर्स को, है, कंपनी कैसे शासन कर रही है, उसका रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसका पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर अमेंडमेंट एक्ट आया। लेकिन उसके बाद से जो एक्ट, जो संविधान आने लगे, जो नियम आने लगे, उनको एक्ट कहने लगे। एक्ट के मतलब कि हम पूरी तरीके से शासन कर रहे हैं और ये एक्ट है, आप इन्हीं तरीके से अब काम करेंगे। पहले रेगुलेशन था, अब एक्ट आने लगे।
1833 के बाद से। फिर इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। तो इसने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल बॉडी की तरीके से एक्टिविटीज़ को समाप्त कर दिया, विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो अब इसको क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि आप शासन कीजिए, है ना। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। इसका मतलब है इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट, मतलब जो कंपनी की टेरिटरीज थी वो मेजेस्टी जो शासन था, जो शासन के प्रमुख क्राउन थे ब्रिटिश में, उनके अंतर्गत ही ये चल रही हैं और उनके सक्सेसर्स जो हैं वो उसी के शासन करने वाले मेन हैं। The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants। तो सबसे पहले सिविल सर्वेंट्स का चयन करने के लिए 1833 में ही चार्टर एक्ट में पहला सिस्टम आया ओपन कंपटीशन के लिए, एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड नहीं होंगे फॉर होल्डिंग एनी प्लेस, है ना। अगर कोई इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करना चाह रहा है तो वो डिबार्ड नहीं होगा। However, this provision was negated after opposition from the court of directors। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, निगेट किया और बाद में इसको हटा दिया गया। अपोजिशन जब हुआ तो इसको हटा दिया गया, इस रूल को इंडियंस के लिए। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट 1853। तो 1833 में क्या क्या प्रमुख पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहला तो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। उसके बाद क्या है, इंटायर टेरिटोरियल एरिया पॉसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ये बता दिया गया। पहले कौन थे ऐसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के शक्तियाँ डिप्राइव हो गई और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास आ गई, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। इससे पहले जो थे वो रेगुलेशन थे, अब एक्ट हो गए 1833 के बाद से। इसने कंपनी की सारी गतिविधियों को, कॉमर्शियल गतिविधियों को समाप्त कर दिया, एंडेड कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या मेन पॉइंट है, चौथा, इसने ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बनाया। तो पहली बार कब ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, जिसे नेगेटेड भी कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के बाद। अब आते हैं हम 1853 का हमारा चार्टर एक्ट। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में ये लास्ट है 1853 का, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 टू 1853। ठीक है, ये लास्ट सीरीज था चार्टर एक्ट का। इट वाज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, क्यों, देख लीजिए। इसमें फीचर्स क्या थे, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इसमें अलग कर दिया गया है ना। पहले क्या था, पहले कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग किया गया, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें क्या गया, लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ अलग की गई। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। ठीक है, तो इसने 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बनाई गई, विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये एक विधायी सभा हो गई, विधायी समिति हो गई इंडिया की। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। तो मिनी पार्लियामेंट की तरीके से पहले काम करने लगी, समझा जाने लगा इसे। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसने सेम प्रोसीजर अपनाया जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय चल रहे थे। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस।
ठीक है ना। तो 10 लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के स्पेशल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला ये बनाया गया। रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी बनाई गई शासन करने के लिए, और प्रोसेस भी स्पेशल हुआ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसा था। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो जो पहले 1833 में जिसकी शुरुआत की गई उसी को ही इसमें फॉलो करवाया गया। The convenanted civil services was thus thrown open to the Indians also. इंडियन के लिए भी इसमें खोल दी गई 1853 में। According to Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Services was appointed in 1854। तो मैकाले कमेटी जो है बनाई गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कमेटी थी जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए 1854 में अपॉइंट हुई। तो वो 1854 में मैकाले कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट हुई। It extended company's rule and allowed it to retain the possessions of Indian territories। इसने कंपनी के रूल को बढ़ा दिया। ठीक है। ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के अंतर्गत अगर आप उसका विश्वास जीते रहते हैं तब तक आप इस पर शासन कर सकते हैं। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड नहीं कि इतने साल तक आप शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप करिए शासन बस। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, दिस वाज क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। जब चाहेगी पार्लियामेंट तब इसके शासन को समाप्त कर देगी। तो ये भी बताया गया इसमें। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसने पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो लोकल प्रोविंशियल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 1853 चार्टर एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस किस क्षेत्र के लोकल लोग जोड़े गए थे। तो लोकल प्रोविंशियल कौन से थे? मद्रास का था, बॉम्बे का था, बंगाल का था। इन 3 के तो होंगे ही, और स्पेशल आगरा का भी जोड़ा गया क्योंकि आगरा में उस समय मुगल शासन का केंद्र था, कैपिटल था, और वहाँ पे अधिकार करने के बाद इन्होंने आगरा के भी लोगों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी, है ना। उसके लिए 6 मेंबर्स अलग से जोड़े गए थे। ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, जिसके मुख्य बातें क्या हैं कि इसने लेजिस्लेटिव, इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, लेजिस्लेटिव और जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन है इनको अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को बढ़ा दिया गया, 6 सदस्यों को बढ़ा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज की जो है इसमें ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जिसके लिए मैकाले कमेटी बनाई गई। और क्या हो गया, कंपनी के रूल को बढ़ा दिया गया, लेकिन कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता था। और 6 न्यू जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो कहाँ के थे? बॉम्बे, मद्रास के थे, बॉम्बे के थे, बंगाल के थे, आगरा के थे। अब आता है द क्राउन रूल 1858 से 1947। अब डायरेक्ट क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रूल होने लगा इंडिया पर 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक, जब तक देश